नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की। बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मई के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसमें गुजरात सरकार को 1992 की छूट नीति लागू करने की अनुमति दी गई थी। साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। बानो ने शीर्ष अदालत के 13 मई के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका भी दायर की जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की अनुमति दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। वहीं बिल्किस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तय करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ और एक ही पीठ के समक्ष सुना जा सकता है। जब एडवोकेट शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले को एक खुली अदालत में सुना जाना चाहिए तो CJI ने कहा केवल अदालत ही इसका फैसला कर सकती है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसीलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कठोर नियम लागू नहीं होंगे। 1992 के नियम ही लागू होंगे जिसके तहत गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था। अब बिल्किस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला तो नियम भी वहां के लागू होंगे, गुजरात के नहीं। बिल्किस बानो केस में इससे पहले भी 2 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। मुख्य याचिका के बाद 21 अक्टूबर को एक महिला संगठन की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने यह याचिका भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दी। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास न्यायालय द्वारा पारित सजा को क्षमा करने, निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति है। इसके अलावा चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसीलिए राज्य सरकारों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत सजा कम करने का अधिकार है, लेकिन CRPC की धारा 433A के तहत सूचीबद्ध इन शक्तियों पर प्रतिबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट AP न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों को पास नहीं करने के केंद्र के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि मुद्दा ये है कि नामों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सिस्टम कैसे काम करेगा? बेंच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ 2021 में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि केंद्र का आचरण PLR प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशों का घोर उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3 से 4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC के रद्द किए जाने से सरकार खुश नहीं है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि क्या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC के लागू न होने पर सरकार के असंतोष के कारण सिफारिशों को रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार अगर जजों की नियुक्ति पर बैठी रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा। जस्टिस कौल ने कहा कि सिफारिशों को रोकना अक्सर पूरे सिस्टम को हताश कर देता है। उन्होंने कहा कि कई सक्षम वकील और न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया में अनिश्चितता के कारण निराश हैं। जस्टिस कौल ने आगे ये भी कहा कि सरकार इसका समाधान करे, हमें न्यायिक पक्ष पर फैसला करने के लिए विवश न करे। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के मसले पर अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आगे हम इस मसले पर कुछ नहीं करेंगे, अब आप देखेंगे। अगर जरूरत हुई तो हमेशा फैसला जरूर ले सकते हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो सरकार को ये सुनिश्चित करने की सलाह दें कि देश के कानून का पालन किया जाए। बेंच ने कहा कि अच्छे लोगों को बेंच में शामिल होना चाहिए और नियुक्तियों में समय सीमा का पालन करना चाहिए जब तक कि कोई अपवाद न हो। जस्टिस संजय किशन कौल ने सुनवाई के दौरान ये भी टिप्पणी की कि चीजों को करने के लिए एक दिन में भी हो सकती हैं और ना करने के लिए महीनों में भी नहीं हो सकती। पीठ ने आदेश में कहा, अगर हम विचार के लिए लंबित मामलों की स्थिति को देखते हैं तो सरकार के पास 11 मामले लंबित हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी थी और अभी तक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार न तो व्यक्तियों की नियुक्ति करती है और न ही नामों पर अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में राजधानी अमरावती का निर्माण पूरा करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने आंध्र सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया। अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य द्वारा प्रस्तावित 3 राजधानियों के बजाय अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश में राजधानी बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की एक अपील पर केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा। अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया था। YS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सभी हिस्सों में विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शहरों में 3 राजधानियां बनाने का फैसला किया था। 3 राजधानियों को अपनी योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने कहा, यह विधायिका का एक अधिनियम है। अगर आप चाहते हैं कि वो एक ही मुद्दे पर जाएं और ट्राइफिकेशन या 3 हिस्सों की वैधता में जाएं, तो आप विधायिका की शक्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह पूरा मुद्दा शक्ति और विधायी क्षमता को अलग करने का है। के वेणुगोपाल ने कहा, यह पूर्ण रूप से अकेडमी से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अदालतें अकादमिक मुद्दों में नहीं जा सकती हैं। यह पूर्ण रूप से अकादमिक मुद्दा है। उन्होंने कहा, संविधान विशेष रूप से कहता है कि राष्ट्रपति तय करेंगे कि सरकार की सीट कहां होगी। यह पूर्ण रूप से शासन का मामला है। हाईकोर्ट इस मामले को तय नहीं कर सकता। हाईकोर्ट यह नहीं कह सकता कि विधानसभा के पास कानून पारित करने की क्षमता नहीं है। हाईकोर्ट अमरावती को राजधानी बनाने के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था, तभी सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया था, जिसके बाद अब इस मामले में कुछ नहीं बचता है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिका में राज्य की राजधानी अमरावती को घोषित करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें राजधानी के लिए निर्माण कार्य को 6 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश हाई कोर्ट ने 3 मार्च को दिया था। विशाखापत्तनम में प्रशासनिक राजधानी, कुरनूल में न्यायिक राजधानी और अमरावती में विधायी राजधानी प्रस्तावित की, लेकिन इस कदम को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कई याचिकाओं के कारण यह अमल में लाने में विफल रही। राज्य सरकार द्वारा 3 राजधानियों के प्रस्तावित गठन को अमरावती के किसानों ने चुनौती दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के मुकदमे को कडप्पा जिले की सीबीआई अदालत से हैदराबाद की सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई द्वारा जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। गवाहों के बयान आदि में आसानी के लिए ट्रायल हैदराबाद में होगा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने ही दिवंगत मंत्री की बेटी की याचिका पर ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या पर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के ट्रायल को आंध्र प्रदेश से विशेष सीबीआई कोर्ट हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने माना कि ये आंध्र प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर के लिए एक उपयुक्त मामला है। जस्टिस एमआर शाह ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की आशंका सही नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है या बड़ी साजिश है, बल्कि याचिकाकर्ता को न्याय पाने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने देखा कि निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उनकी पत्नी और बेटी की आशंकाएं वाजिब हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल अनुच्छेद 21 के लिए अनिवार्य है। अगर ट्रायल स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो न्यायिक प्रणाली निम्न स्तर पर होगी। कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य के अलावा अन्य दूसरे राज्यों में भी स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, क्योंकि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गवाहों की आसानी के लिए केस को हैदराबाद में सीबीआई की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। सारी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट वहीं ट्रांसफर की जाएंगी। अदालत ने ये भी कहा कि सीबीआई द्वारा जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। गवाहों के बयान आदि में आसानी के लिए ट्रायल हैदराबाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। पीठ ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मृतक की बेटी और पत्नी होने के नाते पीड़ित के रूप में प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। उनकी वैध अपेक्षा है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हो। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की चचेरी बहन विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर ट्रांसफर का आदेश दिया। विवेकानंद रेड्डी की मार्च 2019 में कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी एक सह याचिकाकर्ता थी। रेड्डी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे, अपने भाई और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जल्लीकट्टू जैसे खेलों पर सुनवाई की। इस दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जल्लीकट्टू केवल मनोरंजक का जरिया नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का मामला है। जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाली राज्य सरकार के अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए पेटा के वकील ने कहा है कि संविधान में जानवरों के प्रति क्रूरता को मना किया गया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जल्लीकट्टू में इंसानों की भी जान चली जाती है।
जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स या पेटा का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मंगलवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा पारित संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को पलट नहीं सकते हैं कि जल्लीकट्टू जैसी घटनाओं के परिणाम स्वरूप जानवरों पर क्रूरता होती है। जस्टिस बोस ने पूछताछ की, अधिकारों के इतने जटिल क्षेत्र में क्या विधायिका को निर्णय लेना सबसे अच्छा नहीं होगा? लूथरा ने देते हुए कहा, नागराज फैसले में अधिकार पहले ही तय हो चुके हैं। लूथरा ने आगे तर्क दिया, कानून का आधार जानवरों के प्रति करुणा है। संविधान भी इसका स्पष्ट रूप से पालन करता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दोपहर के भोजन के बाद अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरी चुनौती तमिलनाडु अधिनियम तक सीमित है। दीवान ने 4 तर्क दिए। ये अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत है, क्योंकि यह नागराज में प्राप्त निर्णय को ओवरराइड करता है। नागराज केस में जल्लीकट्टू के मुद्दे अंतिम रूप ले चुके हैं। हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अधिकारों पर राज्य पीछे नहीं हट सकता, केवल प्रगति कर सकता है। जल्लीकट्टू अब भी जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी क्रूर है। इसके संबंध में तथ्यों पर बाद के निष्कर्षों को रिकॉर्ड में रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच के समक्ष जल्लीकट्टू का बचाव करते हुए कहा था कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 2017 में एक अध्यादेश के जरिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में संशोधन किया गया था। पेटा ने इस अध्यादेश को चुनौती दी थी। इस मसले को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 2 फरवरी 2018 को संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वही सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से संबंधित 1994 के इसरो जासूसी मामले में पुलिस और आईबी के 5 पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 4 सप्ताह के भीतर नए सिरे से आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेश आने तक 5 हफ्ते तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से जुड़े मामले में पुलिस और आईबी के 5 पूर्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने जमानत याचिकाओं को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया और उच्च न्यायालय से कहा है कि वे जल्द से जल्द कम से कम 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को 5 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्रदान की, जब तक कि उच्च न्यायालय मामले में अंतिम रूप से फैसला नहीं ले लेता।
जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामला वापस केरल हाईकोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट पहले की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना जमानत पर दोबारा सुनवाई करे। बेंच ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट 4 हफ्ते में मामले पर सुनवाई पूरी करने की कोशिश करे। अगले 5 हफ्ते तक या हाईकोर्ट का फैसला आने तक इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, उच्च न्यायालय ने कुछ गलतियां की है। जस्टिस जैन समिति की रिपोर्ट से निपटा नहीं है, व्यक्तिगत आरोपों की जांच नहीं की है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल के पूर्व डीजीपी सीबी मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व एडीजीपी आरबी श्री कुमार, पीएस जयप्रकाश जो 1994 में आईबी अधिकारी थे और केरल के 2 पूर्व पुलिस अधिकारी एस विजयन और थम्पी एस दुर्गा को जमानत देने की चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे वैज्ञानिक नंबी को जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था। दरअसल साल 1994 में मशहूर साइंटिस्ट नंबी नारायणन को जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था। इसके चलते क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हासिल करने के भारत के प्रयासों को धक्का लगा था। उसमें कई सालों की देरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व जज डीके जैन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मामले की जाँच की। कमेटी ने पाया कि पुलिस और आईबी के 5 पूर्व अधिकारी इस साजिश में शामिल थे। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2021 को सीबीआई से मुकदमा दर्ज करने को कहा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने जब केस दर्ज किया उसके बाद एक-एक कर 5 अधिकारियों सीबी मैथ्यूज, पीएस जयप्रकाश, आरबी श्री कुमार, थम्पी एस दुर्गा दत्त और विजयन को केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुनंदा पुष्कर की मौत पर निचली अदालत ने शशि थरूर को बरी कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देने की मियाद खत्म होने के साल भर बाद दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंची और ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस बाबत थरूर ने आपत्ति जताई और याचिका की कॉपी नहीं मिलने पर भी एतराज जाहिर किया। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने थरूर को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी 2023 को करेगी। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बरी किए जाने के निचली अदालत के 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर थरूर को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट इस मामले में 7 फरवरी 2023 को सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है। वहीं कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी शशि थरूर के वकील को देने के लिए कहा है। शशि थरूर के वकील ने दावा किया कि याचिका की प्रति उन्हें नहीं दी गई थी और यह जानबूझकर एक गलत ईमेल आईडी पर भेजी गई थी। निचली अदालत के 18 अगस्त 2021 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी को माफ करने की पुलिस की अर्जी पर भी हाईकोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शशि थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहावा ने पुनर्विचार याचिका दायर करने में 15 महीने की देरी पर आपत्ति जताई, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिका की एक प्रति उनको भी नहीं दी गई थी। पहावा ने सत्र न्यायाधीश के साथ साथ अन्य ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों के पारित विभिन्न आदेशों को भी प्रस्तुत किया, जिनमें कहा गया था कि मामले के दस्तावेजों को पार्टियों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
अगस्त 2021 में एक ट्रायल कोर्ट ने शशि थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने माना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री पूरी तरह से या बिल्कुल अपर्याप्त थी, जिस वजह से उन्हें थरूर को क्लीन चिट देनी पड़ी। साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि थरूर ने पुष्कर के साथ इतनी उच्च स्तर की मानसिक क्रूरता की जो आत्महत्या का कारण बने। पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के स्वीट में मृत पाई गई थी। शशि थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चलने के कारण दंपति होटल में ठहरा हुआ था। थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहीं अगस्त 2021 में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। फैसले के बाद थरूर ने अदालत से कहा कि यह 7.5 साल की घोर यातना थी। ब्यूरो रिपोर्ट। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को कड़कड़दुमा कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोप मुक्त कर दिया है। अभी तक दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे, लेकिन दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में है। इन दोनों के खिलाफ एक मामला एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि फरवरी 2020 में चांदबाग पुलिया के पास भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसने पत्थरबाजी की थी। उसमें ये दोनों भी आगे आगे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ये फैसला खजूरी खास थाने में दर्ज एफआईआर नंबर के आधार पर विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया। पिछले अक्टूबर में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने फैसला सुनाया था। उमर खालिद ने निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें यहां से भी राहत नहीं मिली। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।